और दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले आप सभी को ईद की मुबारकबाद। देखिए, इतना अच्छा दिन है और इस अच्छे दिन पर भी सियासत हो रही है और इसीलिए एक सवाल, क्या ममता दीदी यानी ममता बनर्जी ईद के मौके पर भी दंगा पॉलिटिक्स कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी दंगे के नाम पर मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं? क्या मुसलमानों को डराकर ममता बनर्जी वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं? देखिए, सवाल इसीलिए क्योंकि ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के सामने यही बयान दिया। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी यूसीसी के खिलाफ खुलकर आ गई हैं। ममता का कहना है कि सीएए, एनआरसी और यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे, भले उन्हें जेल में डाल दो। क्या वर्ग विशेष को खुश करने और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता यूसीसी का विरोध कर रही हैं? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। क्या 2024 का चुनाव आया तो दंगा पॉलिटिक्स लौट आया? ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी हर त्योहार पर दंगे का नाम ले रही हैं। ममता बनर्जी ने पहले बीजेपी पर रामनवमी के दिन दंगा कराने का आरोप लगाया और अब ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने दंगा कार्ड खेलकर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की। ईद की नमाज में शामिल होकर ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के सामने तुष्टीकरण का कार्ड खेलते हुए एक बार फिर से दंगे का डर दिखाया। ममता बमबाजी की बात कर रही हैं और बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगा रही हैं। अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। यही बात में रहता है। ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी यूसीसी के विरोध में पहली बार खुलकर सामने आ गए। ममता ने फिर कहा कि वो यूसीसी और सीएए, एनआरसी लागू होने नहीं देंगी, भले ही उन्हें जेल में डाल दिया जाए। আমার রাজা কি, আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दंगे की बात करके क्या ममता बनर्जी वोटर्स को डरा रही हैं? सवाल यह भी है कि यूसीसी, सीएए और एनआरसी के विरोध में ममता बनर्जी क्या किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयान दे रही हैं? सवाल यह भी कि क्या दंगा पॉलिटिक्स कर ममता 2024 के चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। प्रियंका टिब्रेवाल जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रही हैं। नाज़िया इलाही खान राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ में। तौसीफ अहमद खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुफ्ती मंजूर दियाई फाउंडर हमारे साथ में AIIOHF के जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से देश भर में जो लोग हैं उन सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुफ्ती मंजूर दियाई साहब, आज बहुत अच्छा दिन था, अच्छा मौका था, लेकिन ऐसे वक्त पर भी आप दंगे की बात करें और ये यूसीसी की बात करें, आप एनआरसी की बात करें, सीएए की बात करें, क्या ममता बनर्जी आज के दिन तो कम से कम ऐसे बयानों से बच सकती थी या नहीं? देश के तमाम लोगों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबादियां हैं। मैं दुआ करता हूं कि देश नफरतों से निकलकर मोहब्बतों की तरफ बढ़े और ऐसे हालात में जब लोग नफरतों की बातें करेंगे, दंगे फसाद की बातें करेंगे, सीए, एनआरसी की बातें करके इस मुसलमानों को इस्तेहसाल किया जा रहा है, मुसलमानों के दिलों के साथ खेला जाता है और वो लोग खेल करके ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जब वक्त आता है तो न कोई साथ होता है, न कोई अपना होता है। मुसलमानों का ठिकाना सिर्फ जेल होता है।
ये देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों को बहलाने फुसलाने, उनके कंधे पर मरहम लगाने और उनके सरों पर टॉवेल लगा करके पोंछने की बात होती है। और यही होता आया है पिछले 70 सालों से मुसलमानों के साथ में। इस्तेहसाल इस्तेहसाल इस्तेहसाल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मुसलमान हिंद इस बात को समझने लगे हैं कि हमारा कौन इस्तेहसाल कर रहा है, कौन हमें डराता है, धमकाता है, ये बताता है कि देखो शेर आ रहा है तुम्हें खा लेगा, शेर आ रहा है तुम्हें खा लेगा। लेकिन याद रखें, मुसलमानों ने समझ लिया है कि न किसी के बहकाने में, न किसी के डराने में कहीं पर भी नहीं आने वाला है। मुसलमान अपने नियति के साथ में आगे चल रहा है, अपने 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 अज़्म के साथ आगे चल रहा है। और वो अज़्म नहीं है कि मुल्क आगे बढ़े। मुफ्ती साहब, जरा ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, मतलब ये बात आप भी मान रहे हैं कि मुसलमानों को डर दिखाया जाता है कि अगर वो आ गए तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो आ गए तो वैसा हो जाएगा? अरे यही तो 70 साल से हो रहा है देश में। यही तो हमें सिर्फ मुसलमानों को ये कहकर के डराया धमकाया जाता है, देखो देखो वो आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। और वही नियति बंगाल में भी ये देखने को आज मिल रही है कि देखो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। अगर आज आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, तो जहां तक मैं समझ रहा हूं ये गलत है अगर ममता बनर्जी बार बार दंगे का डर दिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। और ये मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिशें बंद कर देना चाहिए इनको। और ये बात में वाज़ेह करना चाहिए कि कलकत्ता और बंगाल के लोग मुसलमानों को आपने क्या दिया है। बंगाल और कलकत्ता के मुसलमानों को आपने कौन सा वहां के प्रमोट किया है उनको, या उनके कारोबार में तरक्की दी है, कितने मिल चालू किए हैं, कितने बच्चों को नौकरियां दी हैं, कितने वहां के लोगों को उनके व्यवसाय दिए हैं? कुछ भी नहीं दिया है। आप देखेंगे वहां की गलियां, वहां के रास्ते, वहां के लोग, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के कुछ भी नहीं है। आज 50 साल पहले जब हम कलकत्ता जाया करते थे, मतलब हमारे आबा अजदा वहां रहा करते थे, वो बताया करते थे कि आज भी बेटा वैसा ही है। और जब हम पिछले 25-30 सालों से लगातार हम वहां का सफर करते हैं तो हमने देखा कि मतलब हालात नहीं बदले। अच्छा नाजिया, ये बताइए, ये मजहबी मंच पर चुनावी पंच क्यों मार रही है ममता बनर्जी बार बार? वो भी बार बार दंगे की बात कर रही है। आज किया तो समझ में आता, लेकिन उससे पहले भी दंगे की बात, आगे भी दंगे की बात, ये क्यों हो रहा है? ये पिछले 12 साल से हिमांशु जी ये जाकर के मंच पर ईद की नमाज में अल कुरान के खिलाफ पॉलिटिकल हेट्रेड प्रोवोकेटिव स्पीच देती आई हैं। यूसीसी का विरोध करके इन्होंने मुसलमान बेटियों का विरोध किया है पश्चिम बंगाल में। आप सोचिए कि ये वोटर्स को डरा नहीं रही थी, ये मुसलमान वोटर्स को उस्का रही थी कि दंगा करना पड़ेगा और लुंगी में पत्थर लेकर के चलना पड़ेगा। रामनवमी पर भी इन्होंने कितना बड़ा हेट्रेड स्पीच दिया है। और सोचिए कि मुसलमान बेटियों का हक छीन करके ये ईद की नमाज में हर साल पहुंच जाती हैं। हालांकि नाखुदा मस्जिद में मैंने एप्लीकेशन डाला है पिछले 22 दिन से कंटिन्यू कि मैं ईद की नमाज में आकर के कुरान के पहले वर्ड इकरा पर मैं स्पीच देना चाहती हूँ। इमाम साहब ने मुझे धमकी दिलवाई, जोड़ा साकू पुलिस स्टेशन के एडिशनल ओसी से फोन करवा करके इमाम साहब ने मुझे धमकी दिलवाई है। मुसलमान बेटी होते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए, सारे खुलों को जानते हुए मैं ईद की नमाज में नहीं जा सकती, लेकिन ये जा करके मुसलमान टोपी वालों को, लुंगी वालों को दंगा करने का प्रोवोकेशन दे सकती हैं। 12 साल से ये चरित्र ये अपना दिखा रही हैं। और ये क्या था, ये जो इन्होंने भाषणबाजी किया है, ये जो इन्होंने हेट्रेड स्पीच दिया है कि 1 महीना तुम लोगों ने पानी तक नहीं पिया, तुम लोगों ने फाका कशी की है, तो मेरा साथ दो, ये तो वोट मांगना हुआ ना, चमका करके धमका करके। और बिल्कुल धर्म के नाम, मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांगना हुआ। इलेक्शन कमीशन को इस पर क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और इस तरह से जो इन्होंने जानबूझ करके मुस्लिम मंच को ईद के दिन पॉलिटिकलाइज किया है। मुझे लगता है कि भारत के जितने भी आलिम और उल्मा हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनको भी नुक्ता उठाना चाहिए और उनको भी पॉइंट आउट करना चाहिए कि आपको ये परमिशन किसने दिया और आपको ये अथॉरिटी की पोजीशन किसने दी कि आप अकेली औरत होकर के 2 लाख 4 लाख मर्दों की भीड़ में आप चली जाती हैं। मुसलमान बेटियों के लिए जमात नहीं खड़ी होती है, मुसलमान बेटियों के लिए सफ नहीं खड़ा होता है, और ये जाकर के हिंदू ब्राह्मण होकर के वहां पर ला इलाहा पढ़ने लगती हैं। ये किसने दिया? कुरान के खिलाफ जा रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रही है, और सब कोई इमाम जो है, मौलवी कारी, सब पता नहीं क्यों चुप होकर के बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई मेरे को बताइए, तौसीफ भाई आखिर क्या वजह है कि आप आज के दिन भी इस तरह की आप बातें करते हैं, आप दंगों की बातें करते हैं? आज के दिन तो सब लोग शांति से एक दूसरे के गले मिलते हैं, एकता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन यहां दंगों की बातें चल रही हैं। क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की?
हिमांशु जी, सबसे पहले आपको ईद मुबारक, आपके दर्शकों को ईद मुबारक, सारे लोग जो आपके चैनल को देख रहे हैं, जो पैनलिस्ट बैठे हैं, सबको ईद मुबारक। आपने सही कहा, ईद का दिन जो है हम गले मिलते हैं, भाईचारगी की बात करते हैं। 30 दिन जो हमने रोजा रखा है, जो हमने इबादत की है, आज उसका रिवॉर्ड मिलना है। और आज नमाज पढ़ने से पहले हम ज़कात और फितरा अदा कर देते हैं, जो कि हमारे वेल्थ का एक परसेंटेज रिलीजियस कानून के हिसाब से हम उसको गरीबों में देते हैं मदद के तौर पे। ठीक है, ये है माहौल आज का। अब मैं सुन रहा था, आपके एक पैनलिस्ट कह रही हैं, उनको आपत्ति है कि हमारे बंगाल की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्यों आती है इस मौके पे, इसमें क्यों आती है। तो बात ये है, मर्द और औरत दोनों को अल कुरान तो इजाजत दिया है मर्द और औरत। नहीं, देखिए, मैं औरतों का बहुत इज्जत करता हूँ और मैं बहुत सलीके से इज्जत के साथ बात कर रहा हूँ। आपके पैनल में प्रियंका टिब्रेवाल भी है। आप नमाज पढ़ने के लिए ममता बनर्जी क्यों जाएंगी? मर्दों की भीड़ में नाज़िया इलाही खान नहीं जा सकती, तौसीफ की बीवी नहीं जा सकती जमात में। आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए। मुसलमान मर्द हो, लेकिन महिला जाने की बात कर रही हूँ हिमांशु जी। अच्छा नादिया, एक बार इनको शुरुआती कमेंट ले लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि जिस तरह से दंगों की बात चल रही है और जो आपने एक आरोप लगाया कि मजहब के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जिसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, तौसीफ की इस पर क्या राय है, बताइए तौसीफ भाई। देखिए, सबसे पहली बात कि रेड रोड में ईद का नमाज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कलकत्ता खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, और वो कमेटी हमारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन इनविटेशन वहां पे आती है। अब इन्हें आपत्ति है कि इन्हें क्यों नहीं इनवाइट किया जाता। भाई, आप भी ऐसा कुछ काम कीजिए, आप खुद बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन जाइए, हो सकता है शायद खिलाफत कमेटी आपको भी इनवाइट करे रेड रोड में। और वो रेड रोड और मस्जिद, ये दो मामला होता है, मस्जिद अलग होता है, रेड रोड अलग होता है। दूसरी बात कि देखिए, किसी का पर्सनल एम्बिशन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आकर के टीवी में गाली गलौज करे। मुझे आप ये बताइए कि आज ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें मंच से करी हैं, क्या वो सही है? नहीं, तो बिल्कुल दंगा नहीं होना चाहिए। अगर दंगा का अगर उन्हें रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है, स्पेशल ब्रांच अगर होम मिनिस्टर के तौर पे ममता बनर्जी को कोई रिपोर्ट देता है, मुझे वो बताइए, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री तौसीफ भाई रामनवमी पर दंगे की बात करते हैं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री रामनवमी पर दंगे की बात करती हैं, ईद पर दंगे की बात करती हैं, मतलब ये क्या आप करवाना क्या चाहते हैं आप राज्य में? आप ये बताइए, आप जनता के बीच जाके हर बार सिर्फ दंगे की बातें करते हैं। हिमांशु जी, राज्य में शांति बनी रहे और कोई भी प्रोपागंडा में, कोई भी अफवाह में आकर के कोई दंगा ना भड़के, इसी को तो प्रिवेंट करने का काम वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या मैसेज दिया कि भाई आपको भड़काया जाएगा, आप जनता के बीच में जाके, किया जाएगा, भीड़ में जाके, इसमें ठंडा कूल रहिए। यही तो ममता बनर्जी ने आज जो है मैसेज दिया लोगों को कि आपको भड़काया जाएगा, प्रोपेगेंडा किया जाएगा, जैसे बीजेपी दूसरे राज्यों में करती आई, हमने देखा है। एक अफवाह फैला करके दंगा कर देना, कहीं पे भड़काऊ भाषण दे करके दंगा कर देना। टी राजा क्या करता है, वो आपका बीजेपी का एमएलए वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गुजरात में क्या हुआ, क्या हमने देखा नहीं है? तो हम जो है बंगाल में शांति रखेंगे, बंगाल के लोगों को शांति का मैसेज ममता बनर्जी ने दिया। एक और मुद्दा वो बोलती है कि अच्छा, एक बार जरा प्रियंका से बात कर लेते, क्योंकि अभी तक प्रियंका के पास में नहीं गया। प्रियंका टिब्रेवाल, देखिए, बार ये कहा जा रहा है कि चुनावी मंच एक सजाया गया, वहां पर दंगे का डर दिखाया गया, रामनवमी पर दंगे का जिक्र किया गया, ईद पर दंगे का जिक्र किया गया। ये मंशा क्या है, अभिलाषा क्या है? देखिए, यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट और एंकर, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरा राम राम कबूल करें। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है, अब ये जिनके बारे में कह रहे हैं मुख्यमंत्री, उनका रुझान ऐसा नहीं है कि कुछ खास रुझान है या उनको कुछ खास लगाव है मुसलमानों से। उनका ये रुझान जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठे जो मुसलमान हैं उनसे है। और उस चक्कर में क्या है कि ये सभी मुसलमानों को भड़काने में और उस्काने में पीछे नहीं रहती हैं। देखिए ना, कितना स्पष्टता से वो कह देती हैं कि आप लोग जो है बहकावे में मत आइएगा। क्यों बहकावे में मत आइएगा? क्योंकि ये कहना चाहती हैं कि दंगाई और दंगा करने वाले तो हिंदू ही हैं। इसीलिए रामनवमी के जुलूस में जाकर के कहती है
कि अच्छे से शांति से आप रामनवमी बनाइएगा, दंगा मत करिएगा। अगर आज उनकी औकात थी, हैसियत थी, तो क्यों नहीं रेड रोड में कहा कि आप लोग दंगा मत करिएगा? ये कह नहीं सकती, क्योंकि ये साफ इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है हिंदुओं को कि दंगाई पार्टी तो भाई आप ही हैं, दंगा आप हिंदू ही करते हैं। इसीलिए तो रामनवमी के लिए ये कहती हैं कि आप मुसलमान एरियो से मत गुजरिएगा, जिस गली में मुसलमान रहते हैं वहां से आप मत गुजरिएगा। रेड रोड में आज इतने मुसलमान भाई वहां नमाज पढ़ रहे थे, आप मुझे बताइए कितने हिंदुओं ने जाकर के हमला किया? क्या वैसे ये पॉइंट प्रियंका जो आपने उठाया है, मुझे लगता है कि शायद इस पॉइंट का तौसीफ के पास भी कोई तर्क होगा। तौसीफ भाई जरा ये बताइए कि मुस्लिम भाइयों से ये बात कही जा रही है कोई दंगा करने आए तो जवाब मत दीजिएगा, मतलब क्या अंदेशा, क्या दिखाना क्या चाह रही थी, बताना क्या चाह रही थी? देखिए, जरूर इस बात की डिटेल तो खुद ममता बनर्जी कह पाएंगी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी और होम मिनिस्टर भी हैं। अगर स्पेशल ब्रांच से या इंटेलिजेंस से कोई रिपोर्ट है कि इलेक्शन के दौर पे कहीं पे कोई भड़काऊ भाषण दिया जा सकता है या कोई अफवाह फैलाया जा सकता है, देखिए हिमांशु जी, आप और हम और सारे पैनलिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि दंगा जो है कोई ना कोई भड़काऊ भाषण देना या कोई अफवाह फैलाना और फैला करके दंगा किया जाता है। तो इसलिए जब वो मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये आप साइड में थोड़ा सा बच के निकलने की कोशिश करें, लेकिन तौसीफ भाई, प्रियंका टेबरेवाल ने बहुत सीधा सा यहां पर सवाल पूछा कि यहां पर इस मंच से जब मुस्लिम भाई सब लोग वहां पर थे, नीचे थे, सभा में बैठे थे, उन्होंने कहा वो दंगा करने आएंगे, आप लोग मत करना। मतलब वो कौन? नहीं, अभी आपने जो वर्ड कहे मैंने तो ये नहीं सुना, मैंने स्पीच सुना कि वो करने आएंगे, आप मत करना। ये देखिए, उनके मुंह में शब्द डालना ये गलत होगा। वो बोल रही है वैसे ही रखे, पहले तो आप वो प्ले कर दीजिए। आप उनके भड़काने में मत आना, वो दंगा करेंगे मगर आप दंगा मत करना। कूल तो ये रहना, ठंडे ठंडे रहना, ये उन्होंने बोला। राम भक्त है, हिंदू है, हिंदुओं को आप दंगाई कह रही हैं, कुछ आप वर्ड कह नहीं रही बोला। हैं। ममता बनर्जी के शब्दों में कहीं पे उन्होंने हिंदू ना कहा ना मुसलमान का, ये प्रियंका जी आप कह रही हैं कि राम को मैं भी मानती हूँ, उन्होंने कहा ये ममता बनर्जी के शब्द हैं कि राम को मैं भी मानती हूँ, लेकिन राम के नाम पे उछल कूद मत करिएगा, दंगा मत करिएगा। आज उन्होंने जो राम को मानते हैं वो दंगा करते हैं, जो राम को मानते हैं वो दंगा करते हैं। ना हिंदू का वर्ड का इस्तेमाल किया ना मुस्लिम वर्ड इस्तेमाल किया। प्रियंका जी, ये वर्ड आप इस्तेमाल कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तौसीफ में क्या निकलवा के कहीं पे भी ममता बनर्जी ने हिंदू वर्ड नहीं बोला। डिबेट में आपको उसकी स्पीच सुनवाऊं? सुनिए, सिंपल सी बात, झूठ बोल करके कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया है ममता बनर्जी ने कि हम दंगाई हैं, और आप जो है उस दंगे में फंस जाते हैं, आपको हम उकसा देते हैं दंगा करने के लिए। ये स्पीच उन्होंने 2 दिन पहले भी एक मंच से दी, नतीजा क्या हुआ? अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर में दंगा हुआ, और ये दंगा स्पॉन्सर्ड है, अभिषेक बनर्जी करवाते हैं इस तरह के दंगे, ताकि हिंदू मुसलमान में नफरत की आग जलती रहे और उसका फायदा वो उठाएं। कोर्ट तो आप ही का है, कोर्ट तो आपका भी है ना, जितना दूसरे पार्टी का है उतना आपका पार्टी का भी है। और अब तो जज भी रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन करते हैं। दी गई इंक्वायरी, अब तो जज भी रिजाइन करके बीजेपी का टिकट पे, लेकिन कोर्ट ने कल दिया ना मेरे मामले में जज भी रिजाइन करके मुफ्ती मंजूर जी साहब, आप जाइए, आप कोर्ट बिल्कुल जाइए। मुफ्ती मंजूर जी साहब, मुझे ये बताइए, चाहे वो देश का मुसलमान हो, हिंदुओं पर पत्थर पड़ते हैं। मुफ्ती मंजूर जी साहब, चाहे वो देश का मुसलमान हो या फिर बंगाल का मुसलमान हो, वो भली बात ही समझता है क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी की जाती है तो क्या वो इस बयानबाजी में बह जाता है? देखिए, ये हमेशा इसी बयानबाजी में बहाने की कोशिशें होती हैं। मुसलमानों को इस बारे में, वो आपने कहानी बचपन में सुना होगा कि एक बच्चा अपने चरवाहा, वो कहता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। वो एक कभी शेर आया नहीं, लेकिन इस तरीके की कहानियां बना करके मुसलमानों को वर्गलाने, बहकाने की कोशिश होती है। लेकिन अभी मुसलमानों ने ये मन बना लिया है कि हमें 2 चीजों पर तवज्जो देनी है, वो है अपनी तिजारत और अपना एजुकेशन। अपने बच्चों को पढ़ाना है और अपने तिजारत पर तवज्जो देनी है, और ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा मुसलमानों की फलाह और बहबूदी का। क्योंकि बंगाल के मुसलमानों की आदत हमारे तौसीफ भाई भी बताएंगे कि वो जिस इलाके और जिस मोहल्ले में रहते हैं, आज से 25 साल पहले भी वो मोहल्ला वैसा ही होगा और आज भी वैसा ही है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं बनी है? तो मुफ्ती साहब,
वहाँ की गलियां कैसे हैं, वहाँ पर आज बिल्डिंगें ईद कैसे की मुबारक आज मारे जाते हैं। मुफ्ती साहब मेरे को ये बताइए, आज ईद के मुबारक मौके पर आप ये बात कह रहे हैं कि 25 साल पहले जो मुस्लिमों के हालात थे बंगाल में वो आज भी हैं? नहीं, सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, पूरे बंगाल के हालात की बात मैं कर रहा हूँ। सिर्फ मुसलमानों की हालत तो और से बदतर रही है, लेकिन पूरे बंगाल की हालत में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी तब्दीली नहीं आई है। वहां के लोगों को ना कोई काम मिला है, ना ही कुछ एम्पावरमेंट हुआ है, ना ही वहां के बच्चों के स्कूल में कोई अच्छाई देखने को मिली है। ऐसी सूरत हाल में हम उम्मीद किस बात की करें कि 12 साल से आप सत्ता में बैठी हैं, तो आपको वहां के लोगों का ख्याल रखना होगा। अगर आप सेवैयां खाने के लिए जाती हैं, वहां पर अच्छे मीठे मीठे बोल बोलती हैं, तो वहां के लोगों के फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। खाली खिलाने पिलाने से नहीं होगा। आप ये कहते हैं हम सिक्योरिटी देते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट है जब हमारे फ्यूचर के साथ खेल जाते हैं आप हमारे फ्यूचर के साथ खेलते हैं। हमारे बच्चों के एजुकेशन सही से नहीं हो पा रहे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इलाके नहीं बन पा रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, वहां पे लोग मर रहे हैं। ऐसे हालात में भी आप ऐसे प्रमोटरों को आप आगे बढ़ाते हैं जो बिल्डिंगें बहुत ही ऊंची कीमतें लेते हैं और पैसे ऐसे लेते हैं कि आपको ना पूछे। नाजिया एक बात यहाँ स्पष्ट होती है कि देश का मुसलमान हो या बंगाल का मुसलमान हो, वो ये चाहता है कि उनसे दंगे की बात ना की जाए, उनकी एजुकेशन की बात की जाए, उनके रोजगार की बात की जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं हिमांशु जी अभी पश्चिम बंगाल में ही बैठी हुई हूँ। मेरी ईद तो खत्म कर दिया इमाम साहब ने। मैं तो ईद मनाई नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ी। मंच पर जो जावेद अहमद खान बैठा था, खड़ा हुआ था, खिलाफत कमेटी का सरबराह, उसका बेटा सबसे बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन का मालिक है। आप तोपसिया और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइएगा, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इलीगल डेवलपर वो पैदा करता है फैज अहमद खान। इलीगल डेवलपर, मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि इलीगल डेवलपर वो पैदा करता है। 7 बड़े बड़े केसेस जावेद अहमद खान खिलाफत कमेटी पर मैंने हाई कोर्ट में लगा करके रखा है, और बेशरम की तरह ईद की नमाज में जा रहा है, लेकिन कोर्ट एक दिन भी नहीं आता है। कितना बड़ा दोनों बाप बेटा बेशरम है कि एक दिन भी कोर्ट नहीं आता है, नोटिस पहुंचता है लेकिन कोर्ट नहीं आता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमान ये क्या, हाँ, पश्चिम बंगाल की बात बताइए, क्या यहाँ पर वाकई शिक्षा से दूर रखा गया? गली गली में हलाला सेंटर है, गली गली में तलाक का सेंटर है, सारे मौलवी मुल्ला ने हलाला और तलाक का सेंटर खोल करके रखा है। सब इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुब्तला है। वो लड़कियों की शिक्षा पर कोई हिमांशु जी, अगर आपके चैनल में जरा सा भी सीरियसनेस है तो ऐसे लोगों को आप अपने चैनल में जगह देखिए। वो सीधे आरोप, जावेद खान को वो आ रहा है, जा रहा है, नहीं आता। सुनिए, सबसे अहम बात, इनका जबान कितना, इनके व्यक्तिगत ही आरोप हो सकते हैं। मेरा सीधा सवाल यहाँ पर यह था जो मुफ्ती मंजूर जियाई ने बात यहाँ पर की है। तौसीफ भाई सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बात जो मुफ्ती मंजूर जियाई ने उठाई कि पश्चिम बंगाल में लोगों की हालात वही हैं जो कई सालों पहले थे। वो लोग चाहते हैं कि उनसे रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, लेकिन उनसे बात क्या की जाती है? दंगा होगा, वो दंगे करने आएंगे, आप लोग ऐसा मत करिएगा। रामनवमी पर दंगे होंगे। मतलब आप सोच रहे हैं कि लोगों के अंदर पीड़ा कितनी है, किस मुद्दे पर वो चाहते हैं बात करना, लेकिन मुख्यमंत्री किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उनसे। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं एक मिनट आपका जरूर लूंगा। देखिए, टाइम्स नाउ आप इस मुद्दे पर चैनल है और आपका जो सवाल है वो जवाब दो। आप इस मुद्दे पर कट टू कट रही है तौसीफ भाई। वो उनके व्यक्तिगत आरोप थे, उनका हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उन्होंने वो वहां पर उठाया, लेकिन मुफ्ती मंजूर जियाई की तरफ से जो मुद्दा यहां पर उठा और वो बेहद गंभीर है, और वही आज का हमारा डिबेट का टॉपिक है। हिमांशु जी, ईद के दिन अगर कोई आपके चैनल में, जिसको आपने मेहमान के तौर पे बुलाया बोलने के लिए, अगर वो बदतमीजी सिखाए आपके दर्शकों को, जावेद अहमद खान वो उम्र में उनसे काफी बड़े हैं और वो एक मंत्री है यहाँ पे बंगाल में, आ रहा है, जा रहा है, बेशरम है, बैठा है, ये किस तरह का लैंग्वेज बोल रही है ये? सुनिए ना, सुनिए, नाजिया इलाही कह रही है, उनके पास सबूत है, आप उनके खिलाफ केस करिएगा। आप सुनिए ना, अगर इनके बातों में सच्चाई है तो हाईकोर्ट ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर इनके बातों में सच्चाई है तो हाईकोर्ट ने एक्शन, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप भी इसमें, आप भी अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं।
वो उनके पास, वो कह रही है उनके पास सबूत है, लेकिन मुझे अभी अपने टॉपिक पे रहना है। तौसीफ मुझे अभी अपने टॉपिक पे रहना है और आप उस टॉपिक पे रहिए। आपके चैनल पे आप जिस टॉपिक, सुनिए ना, जिस टॉपिक पर आज हमें, आप उस टॉपिक पे रहिए। मुफ्ती मंजूर जी आई ने ये बात कही कि वो चाहते हैं कि शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, लेकिन दंगे की बात क्यों होती है? बस इतना जवाब दीजिए बस। अगर बंगाल में दंगा करने की होगी साजिश, तो ये उचित है कि मुख्यमंत्री जो है उस साजिश को नाकाम करने के लिए जो उचित कदम है उठाए। और उस उचित कदम में ये भी है कि ईद के गैदरिंग में मुसलमानों से कहा जाए कि आप भड़कना मत, आपको भड़काने की कोशिश की जाएगी, आप ठंडा रहना। तो ये बहुत ही उचित स्टेटमेंट है उनका, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री अपने स्टेट में दंगा बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम दाद देते हैं, हम शुक्रिया मनाते हैं ममता बनर्जी की कि वो हमें सिक्योरिटी देती है, बंगाल में सिक्योरिटी बनी रहे, बंगाल में कोई दंगा ना हो, वो उसकी पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा प्रियंका, एक बात बताइएगा, बार बार एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि दंगा होगा, रामनवमी पर दंगा होगा, आज भी एक बार फिर दंगे की बात दोहराते हुए नजर आए, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है केंद्र की भी कि आपके पास कौन से इनपुट है, आप जरा बताइए तो हमें। आप या फिर ऐसे ही माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं चुनावों के दौरान? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ममता बनर्जी ऊपर से नीचे तक झूठ की दुकान है, और इस झूठ की दुकान में जो है इलेक्शन के समय झूठ के पकवान बिकते हैं। तो इसीलिए वो जानबूझ करके माहौल खराब करना चाहती हैं। आप मुझे बताइए ना, अगर हिंदू को उन्होंने दंगाई कह दिया, तो आज ईद के दिन हिंदुओं ने हमला क्यों नहीं किया? क्यों रामनवमी पर ही जब हिंदू उन इलाकों से गुजरते हैं तो हम पर बोलते हैं, पत्थरें मारी जाती है? हाँ। क्यों हम पर पथराव होता है? और इलाका भी किसका? वह जहां मुस्लिम जो समुदाय रहता है वहां हमको मारा जाता है। तब उनका इंटेलिजेंस काम नहीं करता कि हिंदू गुजरेंगे तो ऊपर से बोतलें फेंकी जाएंगी, पत्थर पड़ेंगे, और आरोप ये मुख्यमंत्री की बात हो सकती है, लेकिन अरेस्ट हिंदुओं को किया जाता है। हाँ, नहीं ठीक है। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब ये अमन की बात आज हर किसी को करनी चाहिए, है ना? ये आप भी मानते हैं? आप अपनी तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कोई संदेश देना चाहेंगे जो बार बार सिर्फ दंगे की बात कर रही हैं आजकल? देखिए हिमांशु जी, दो बातें बहुत अहम तरीके से वहां के चीफ मिनिस्टर को बहुत ही जिम्मेदारी से समझना होगा। आप जिनके त्योहारों में जिन्हें मोहब्बत से गले लगाने की बात आप कर रहे हैं, अगर उनकी तरक्की और उनके फलाह की बात करते हैं, अगर उनके बच्चों को रोजगार की बात करते हैं, उनके घर वालों के उसके इलाकों को अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके वहां के लोगों के तरक्की और फलाह की बात करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी जी मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल की बहाल के लिए, तरक्की के लिए, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए, वहां के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जरूर काम करेंगे। इस तरीके की बातें वो उनका इंटेलिजेंस क्या कह रहा है वो बेहतर समझ सकती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम अभी के उनके बयानों से लग रहा है कि वो इस मामले में गंभीर हैं, जनता की भलाई के लिए, जनता की शिक्षा के लिए, जनता के रोजगार के लिए। अगर ये भलाई पे गंभीर होती, अगर ये इतना सीरियसनेस होता, तो 12 साल में जरूर फलाह होता, 12 साल में जरूर तरक्की होती, 12 साल में इलीगल कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाते, 12 साल में वो खत्म हो जाता जिनसे मुसलमानों को जूझ रहे हैं, जहाँ के वहां की जनता जूझ रही है। वो सकरी गलियां, वहां के रास्ते खराब, वहां के मुसलमान परेशान, वहां के स्कूल की छतें नहीं, ऐसी हालत में भी वहां के लोग अगर रह रहे हैं तो ये शर्म की बात है उस रियासत के लिए, जिस रियासत के वजीर आला वहां की। तौसीफ भाई, क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी को एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते ये बताना चाहिए कि बार बार जब वो 17 तारीख को दंगे की बात कर रही हैं, वो खुफिया इनपुट उनके पास आए कहां से, या फिर कौन करवाना चाहता है? कम से कम यही बता दें, किसका हाथ है? हिमांशु जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत रखता हूं और आप अपने चैनल को बिल्कुल भेज सकते हैं। ममता बनर्जी जो है हमेशा प्रेस को संबोधित करती हैं, कभी कोई पब्लिक मीटिंग होता है तो प्रेस से सवाल लेती है। नरेंद्र मोदी जी ने तो आज तक तो लिया नहीं, अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं है, लेकिन आप पेश करेंगे कि किसने किया वो? अच्छा, आप मीटिंग फिक्स करा, सुनिए ना तौसीफ भाई, आप मीटिंग फिक्स कराएंगे? सारा सवाल का जवाब तौसीफ भाई, मीटिंग फिक्स कराएंगे आप ममता बनर्जी से? ममता बनर्जी हर पब्लिक मीटिंग में हर पत्रकार से सवाल लेकर, नहीं तो बार बार तो उनसे पूछा जाता है, वहां पर ये सवाल से बच जाती है। मेरे को बताइए, अभी आप मीटिंग फिक्स कराएंगे उनसे जहां पर वो ये बता सके कि कहां कौन दंगे करवाएगा, कहां से इनपुट मिला है? बताए ना भारत पर वो।
आप सवाल पूछिए इनसे और आपको जवाब जरूर मिलेगा। और मैं ये भी सवाल आपसे अब बताइए, आप उधर टाल रहे हैं, वो पता नहीं किसी और पर टाल देगी। आप बोलिए ना उनसे कि न भारत चाहता है सवालों के जवाब। बिना दंगा के वो क्या चुनाव नहीं बताइए, न भारत पर जवाब देगी ममता बनर्जी से? क्यों भारत न भारत पर ममता बनर्जी जवाब देगी? गया है नरेंद्र मोदी का, न भारत पर ममता बनर्जी जवाब देगी? आप बताइए, आप अपनी तरफ से मुद्दा उठाइए। दंगा करवाए एक चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसा परसेप्शन क्यों बनाया गया है? ये नरेंद्र मोदी जी से आप सवाल बेशक पूछिए। चलिए ठीक है, लगता है इस बात का जवाब ना आपके पास है और ना ही ममता बनर्जी देना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने